तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मराठी का वो वाला क्वेश्चन देखेंगे जो हमें 8 मार्क्स इजीली देके जा सकता है। तो वो क्वेश्चन है पोएम अप्रिसिएशन का। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको इनमें से यानी ये 6 क्वेश्चन है, इनमें से 5 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। 5 क्वेश्चन आपको देगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको लिखना है कवि या कवित्री का नाम लिखना है। जो भी वहाँ पे कवि पोएम का नाम दिया रहेगा, उसके कवि कौन है या कवित्री कौन है वो लिखना है। 1 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे आपको। दूसरा है उसका विषय क्या है, किस सब्जेक्ट पे ये कविता लिखी गई है। तीसरा क्या है, वहाँ पे 2 लाइन दिया रहेगा और उसका आपको मीनिंग बताना रहेगा। यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने मीनिंग सही से बताया वहाँ पे तो आपको यहाँ पे इजीली 2 मार्क्स मिल जाते हैं और बहुत आसान रहती है, क्योंकि आपको पोएम तो सब याद ही है और उसका मीनिंग भी पता है आपको। अगर नहीं पता है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, और एक जो है स्पेशली अपन जो है पोएम के एक्सप्लेनेशन पे एक वीडियो बनाएंगे अलग से। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताना मुझे कि सर पोएम पे भी आप वीडियो बनाइए, तो ज़रूर मैं बनाऊंगा उस पर भी। नेक्स्ट है उसके बाद कवितेतून मिलनारा संदेश, कि पोएम में से क्या मैसेज मिल रहा है। उसके बाद आता है कविता आपको क्यों पसंद आई या क्यों पसंद नहीं आई, कविता आवडण्याची किंवा न आवडण्याची कारणे। ओके। उसके बाद जो है 4 शब्द देगा, सिमिलर वर्ड्स लिखने के लिए बोलेगा, वो उसका अर्थ बताने को बोलेगा। तो चलो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कविताओं का जो इस साल आने के चांसेस हैं 21 में, ये जो है दिया हुआ है। वही पोएम अप्रिसिएशन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और PYQs हैं ये। तो पहला ही जो है PYQ देखिए, मार्च 2020, 24 और जुलाई 22 से आया हुआ है, अंकिला मी दास तुझा। तो इसके कवि कौन है, एज यू नो संत नामदेव ये कविता लिखे हैं, अंकिला मी दास तुझा। इस कविता का विषय क्या है बाबा, देवाला आई मानून देवरूपी मातेने बाळाचा म्हणजेच आपला सांभाळ मायेने करावा अशी विनवणी करणारा हा अभंग आहे। यानी देवाला मतलब देव को, यानी भगवान को जो है माँ मानकर, माँ ने बच्चे का संभालती कैसे है माँ बच्चों को, माँ बच्चों पे मोहब्बत कैसे करती है, वैसे ही माया मोहब्बत वैसे ही संभालना चाहिए, हमें संभालो, ऐसा भगवान के पास रिक्वेस्ट, विनवनी यानी क्या, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कौन, संत नामदेव। 2 लाइन दी हुई है यहाँ पे, सवेंची झेपावे पक्षिणी पिली पडिताची धरणी। और दूसरी लाइन है यहाँ पे, भुकेले वत्सरावे धेनु हुंबरत धावे। पहली लाइन का मतलब देखिए, पिल्लू यानी चिड़िया का बच्चा झाडावरून खाली पडताच त्याला वाचवण्यासाठी पक्षिणी जीवाच्या आकांताने खाली झेप घेते। यानी चिड़िया का बच्चा जब पेड़ से नीचे गिरता रहता है तो चिड़िया जो है छलांग लगाकर उसे बचा लेती है। नेक्स्ट, भूखेले वत्सर आवे, वत्सर यानी आपको पता है गाय का बछड़ा, गाय के बच्चे को वत्सर कहते हैं। धेनु अमृत धावे, धेनु यानी गाय, गाय जो है अपने भूखे बच्चे को देखकर जो है दौड़ते हुए उसकी भूख मिटाने के लिए उसके पास चली जाती है। यातून पशु पक्ष्यांच्या हृदयातील ममता दर्शवली आहे। ये दोनों लाइन से पशु पक्षी के अंदर भी कितनी ममता होती है, कितनी माया होती है अपने बच्चों को लेकर, ये बात दिखाई गई है। नेक्स्ट, कवितेतून मिलनारा संदेश, इस कविता से हमें क्या मैसेज मिलता है। संत नामदेव देवाला आई मानून आपला संभाळ बाळाप्रमाणे करावा असे विनवतात। तो इसमें क्या मैसेज देते हैं, संत नामदेव देव को जो है आई मानकर अपना संभाल एक बच्चे की तरह वो करे, ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं। ज्याप्रमाणे बाळ पूर्णपणे आईवर विसंबून असते, बच्चा जो है पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड रहता है, अपने माँ के ऊपर डिपेंड रहता है, त्याप्रमाणे आपण ही देवाचरणी लीन व्हावे। तो हमें भी क्या करना चाहिए, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए, लीन करना चाहिए, म्हणजे तो आई प्रमाणे आपला सांभाळ करील। अगर हम लोग अपने आप को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर दें तो वो भी जो है बच्चे की तरह हमें संभाल लेगा, असा दृढ़ विश्वास संत नामदेव या अभंगातून व्यक्त करतात। तो ऐसा विश्वास इस कविता में से संत नामदेव देते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर मेन संदेश क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है मेन संदेश है
आपणही देवाचरणी लीन व्हावे, म्हणजे तो आईप्रमाणे आपला सांभाळ करील, असा दृढ़ विश्वास संत नामदेव या अभंगातून व्यक्त करतात। ये इम्पोर्टेंट लाइन मुझे यहाँ पे लगती है कि हमें भी जो है, बच्चा पूरी तरह से जैसा डिपेंड रहता है माँ के ऊपर, हमें भी अपने आप को जो है भगवान के ऊपर समर्पित कर देना चाहिए। अपने आप के जो चीज़ें हैं वो सारे भगवान के सामने समर्पित कर देंगे तो भगवान अपने आप संभाल लेंगे, ऐसा विश्वास जो है संत नामदेव यहाँ पे बताते हैं। कविता आवडण्याची व ना आवडण्याची कारणे। देखो, इसके लिए मैंने एक आंसर आपको बताया था, अगर किसी के पास नहीं है तो मैं वापस से वो आंसर अपलोड कर देता हूँ कि किसी भी कविता में वही लाइन फिट होंगे। किसके लिए? यहाँ के इस क्वेश्चन के लिए, कविता आवडण्याची व ना आवडण्याची कारणे। आपको ये लाइन फिक्स लिखनी है, जैसे कि अभी मैं फिलहाल बोल रहा हूँ, बाद में इसको लिखकर भी मैं दूंगा। ही कविता मला फार फार आवडली किंवा खूप खूप आवडली, कारण कवितेत खूप चांगले उदाहरण दिलेले आहेत। ही कविता खूप सोप्या भाषेत लिहिली आहे, खूप मतलब बहुत अच्छी तरीके से लिखी है, बहुत सुंदर शब्दों में लिखी है। या कवितेतून पुष्कळ असा अर्थ किंवा खूप अर्थ प्रकट होतो। खूप सुंदर शब्दात ही कविता मांडलेली आहे। कविता वाचताना आपल्या डोळ्यासमोर हे चित्र उभे राहते, म्हणून ही कविता मला खूप खूप आवडली। ऐसे किसी भी कविता के लिए आप लिख सकते हो। अगर स्पेशली ये कविता का आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी कविता आएगी तो उसके लिए वो लाइन आपको वो चलेंगे, ठीक है। वो लाइन मैं आपको बाद में दूंगा, पहले ये देखते हैं अपन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे। या अभंगात संत नामदेव यांनी विठ्ठलाला आई संबोधून स्वतःला संभाळ करण्याची विनवणी केली आहे। तो यहाँ पे भगवान श्री विठ्ठल को माँ समझकर जो है अपना संभाल करने का रिक्वेस्ट यहाँ पे किया हुआ है। हा अभंग वाचताना मला सतत माझ्या आईची आठवण झाली। कविता का आवडली? क्योंकि ये अभंग पढ़ने के टाइम पे मुझे मेरी माँ की बहुत याद आई, हमेशा याद आई। आई कितनी जपते आपल्याला, माँ कितना अपने को संभालती है। देवाने ही आईप्रमाणे आपल्यावर नित्य माया करावी हा विचारच मनाला भावला, म्हणूनच मला हा अभंग खूप खूप आवडला। तो मुझे माँ की बहुत याद आई कविता पढ़ने के टाइम पे, और माँ कैसे अपने बच्चों को संभालती है, कैसे अपने बच्चों से प्यार करती है, कितनी मोहब्बत रखती है, वैसा देवा ने ही यानी भगवान ने भी जो है माँ की तरह हम पे मोहब्बत करें, ऐसा विचार जो संत नामदेव यहाँ पे बताए हैं, ये दिल को लग गया, इसलिए मनाला हा अभंग खूप खूप आवडला। अब आते हैं चार शब्द। धेनु, धेनु मतलब जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, गाय। काज, काज यानी काम। धरणी, धरती, अग्नि, आग। ओके, इसके अलावा भी आप जो है इसके सिमिलर वर्ड देख के रखिएगा, बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स आपको आ सकते हैं। ओके, यहाँ पे वो चेंजेस दे सकता है। वैसे तो आपको पूरी कविता ही पता है, तो आप इजीली इसके मीनिंग लिख सकते हो। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट कविता है योगी सर्वकाल सुखदाता। तो योगी पुरुष और पानी की तुलना इस कविता में की गई है, आपको पता ही है। तो ये भी देखो मार्च 2022 और 2025 में आया हुआ सवाल है। संत कवि एकनाथ महाराज, इन्होंने ये कविता लिखी है। कविता का विषय क्या है? संत एकनाथ महाराजांच्या या ओव्या योगी पुरुषाचे महत्व सांगणाऱ्या आहेत। आपको अगर ऐसा नहीं आया तो सिर्फ इतना लिखो, या कवितेत योगी पुरुषाचे महत्व सांगितले आहे। सिंपल लाइन लिखो, हा या कवितेचा विषय आहे। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। 2 लाइन दिए हुए, तैसे योगी यासी खालुते एने, यानी जैसा आसमान से बादल नीचे बरसता है वैसा योगी आसमान से नीचे आया है। ये इहलोकी जन्म पावने, यहाँ पे जन्म जो लेना है इसका, ये उस तरह से है जैसे कि ऊपर से बादल बरसता है। जन निववी श्रवण कीर्तने, और जन यानी लोगों को अपने श्रवण और कीर्तन सुनाकर निज ज्ञाने उद्धारी, अपने ज्ञान से जो है लोगों का कल्याण करता है।
सरल अर्थ लिखेंगे अभी अभी तो मैंने आपको रफली बताया है यहाँ पे। योगी पुरुषांची महती, महती यानी महत्व, आपको महती लिखने नहीं आया तो महत्व लिख दो। महती सांगताना संत एकनाथ महाराज म्हणतात, जेव्हा योगी पुरुष पृथ्वीवर येतो म्हणजेच इहलोकात जन्म घेतो, तेव्हा त्याच्या बोलण्याने, ज्ञानाच्या कीर्तनाने लोकांची मने समाधानी करतो, तो जनांचा उद्धार करतो। देखो जैसे जैसी कविता है ना वैसे वैसे 4 लाइन आपको लिखने हैं बस। ओके, वेरी सिंपल है ये। यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तैसे योगी यासी खालूती यानी, तैसे यानी वैसे, योगी यासी मतलब योगी का, खालूती यानी नीचे, एने मतलब आने, जे इही लोकी जन्म पावने, इही लोकी यानी इस जन्म में, इस दुनिया में जन्म लेना वैसा है जैसे कि वो ऊपर से बादल बरस कर जो है सबको अनाज मिलता है, सबको जो है खुशियाँ बरसाता है, वैसा जो है योगी यहाँ पे जन्म लेकर अपने ज्ञान से, अपने श्रवण कीर्तन से लोगों का उद्धार करता है। अब कविता से संदेश क्या मिल रहा है? संदेश क्या मिल रहा है देखो, योगी पुरुष तपस साधनेने आत्मज्ञान प्राप्त करतो। योगी पुरुष अपना तप करके, साधना करके जो है ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। या आत्मज्ञानाची शिदोरी जनमानसात श्रवण कीर्तनाने वाटतो, और जो ज्ञान उसे मिला है वो अपने श्रवण से, अपने कीर्तन से लोगों में बांटते हैं। योगी पुरुषाच्या आत्म ज्ञानाने माणसांची मने निस्वार्थी निर्मळ होतात। तो आप क्या लिखो, योगी पुरुषाच्या आत्मज्ञानाने माणसांची मने निर्मल होतात। योगी पुरुष के जो आत्मज्ञान है उनकी वजह से हमारे मन क्या हो जाते हैं, निर्मल, साफ हो जाते हैं। म्हणूनच योगी पुरुषाच्या संगतीने संसारातील दुःखे निवारण करण्याचे आत्मिक बळ आणि मनशांती मिळते। दुसरी लाइन लिखो, योगी पुरुषाच्या संगतीने आत्मिक बळ आणि मनशांती मिळते, असा संदेश या अभंगातून मिलतो। ऐसा मैसेज इस कविता से हमें मिलता है। ओके, और एक डाल सकते हो लाइन आप कि योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षाही श्रेष्ठ आहे। ओके, ये अब आते हैं कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे। संत एकनाथ महाराजांनी योगी पुरुष व पाणी यांची प्रस्तुत अभंगात तुलना केली आहे। तो संत एकनाथ ने क्या किए हुए यहाँ पे, योगी पुरुष, संत एकनाथ महाराजांनी योगी पुरुष व पाणी यांची तुलना केली आहे। ठीक आहे, आणि योगी पुरुषाचे श्रेष्ठत्व ठसवले आहे। अपन इतना हार्ड नहीं लिख सकते तो आप क्या लिखो, योगी पुरुषाचे महत्व यामध्ये सांगितले आहे। योगी पुरुष पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे असे सांगितले आहे। पाण्याने एका वेळची तहान भागते, परंतु योगी पुरुष सर्वांसाठी सर्वकालीन सुख देणारा सज्जन आहे। तो आप ये लिखो, योगी पुरुष सर्वकालीन सुख देनारा सज्जन आहे। योगी पुरुष जो है कैसा है, हमेशा के लिए आपको हमेशा हमेशा सुख देता है। ही बाब यानी ये चीज संत एकनाथांनी सोप्या सोदाहरण सोप्या शब्दात पटवून दिलेली आहे। तो ये बात जो है संत एकनाथ ने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ सिंपल भाषा में हमें समझाई है। तो ही बाब किंवा ही गोष्ट लिखो, सोदाहरण किंवा उदाहरण सोबत सोप्या सोप्या शब्दात आम्हाला सांगितली आहे। त्यांनी विशद केलेले योगी पुरुषाचे महत्व थेट मनाला भिडते। ओके, तो उन्होंने बताया हुआ योगी पुरुष का जो महत्व है मन को समझ में आ गया या मन को भिड गया आपने। सत्संगाने जीवनाचे मार्गदर्शन व मनशांती मिळते हे मनोमनी पटते। म्हणूनच हा अभंग मला खूप खूप आवडला। और जैसे कि वो लाइन मैंने बताया है वो लाइन भी इसमें डालेंगे तो और भी बड़ा हो जाएगा आपका आंसर। और इतना अगर हार्ड लिखने नहीं आया तो जैसे मैंने सिंपल बताया था वो वाला लिखेंगे तो और भी अच्छा है फिर। ओके, अब जो है 4 शब्द की मीनिंग देखेंगे। क्या है भाई, उदक, उदक का मतलब है पानी, जल मतलब भी पानी होता है, रसना, रसना मतलब जीभ, तृषा, तृषा मतलब प्यास यानी तहान,
मेघ, मेघ यानी बादल, ढग। तो यहाँ पे ये वाली कविता भी आपकी कंप्लीट। अब आते हैं दोन दिवस, जो कामगार जीवन पे लिखी हुई है। दोन दिवस, कवि हैं नारायण सुर्वे। विषय क्या आहे बाबा? कामगाराच्या आयुष्यातील वास्तव परिस्थितीचे चित्रण। आपको ऐसा लिखने नहीं आया तो आप लिखो कामगार जीवनाचे चित्रण यामध्ये सांगितले आहे, किंवा कामगारांचे जीवन हा या कवितेचा विषय आहे। इतना तो लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट, कविता के 2 लाइन दिए हैं। शेकडो वेळा चंद्र आला। कितनी सिंपल लाइन है। शेकडो वेळा चंद्र आला मतलब अनेक वेळा चंद्र उगवला। तारे फुलले यानी चांदणे पडले। रात्र धुंद झाली, है ना, यानी तारे चमचमले और उसके बाद में रात्र धुंद झाली का यहाँ पे दिया है। काही रात्री आनंदमय गेल्या। भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली। बाकीचे, लेकिन बाकी के जो दिन थे, सर्व आयुष्य, पूरी जिंदगी भाकरीचा चंद्र यानी रोटी तलाश करने में, शोधण्यात म्हणजेच भूक शमवण्यात व पोटा पाण्याची चिंता करण्यात नासून गेले। पूरा जो है पेट की फिक्र में चले गए। अब इस कविता से संदेश क्या मिल रहा है? जीवन कितीही प्रतिकूल व खडतर असले तरी स्वकर्तृत्वावर विश्वास ठेवावा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जिंदगी कितनी भी एडवर्स क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफ भरी क्यों ना हो, इंसान अपने कर्तृत्व के जरिए, अपने कर्तृत्व के जरिए उसको बदल सकता है। इसलिए हमें हमारे काबिलियत पे, हमारे एबिलिटी पे जो हमें विश्वास रखना है। प्रयत्नाने जीवनातील दुःखावर मात करता येते, और कोशिश करेंगे तो जीवन के जो दुख हैं वो सारे आप दूर कर सकते हो कोशिश कर कर। ओके, जीवन सकारात्मकतेने जगण्याची ताकद ही कविता देते। सकारात्मक यानी पॉझिटिव्ह तरीके से जिंदगी जीने की ताकत ये कविता देती है। तसेच, बस हो गया इतना, यहाँ तक भी आपने लिखे तो बस है। एक्स्ट्रा लाइन में समझा देता हूँ फिर भी। तसेच मानवी निश्चय व आशावाद हे तत्व मनावर बिंबवते, यानी पॉझिटिविटी हमारे मन पे जो है ये बताती डालती है। अब कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे। थेट शब्द कळेतून कामगार विश्वाचे योग्य व परखड चित्रण केल्यामुळे कविता मनाला भिडते। आप तो इतना ही लिखो, कामगार विश्वाचे योग्य चित्रण केल्यामुळे कविता मनाला भिडते। छोटे शब्दों में मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे सिंपल करके। कामगार जीवनाच्या खडतरपणाचा प्रत्यय अनुभवता येतो। कामगार जीवनाविषयी सहृदयता जागृत होते। कामगारों के लिए एक इमोशन हमारे अंदर जाग जाता है कि उनकी लाइफ कैसी लाइफ है, वो कितनी मुश्किल भरी लाइफ होती है। जीवन समजून घेण्याची ओढ निर्माण होते। जिंदगी को समझने का एक हमारा एक अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अशी प्रगल्भ जाणीव मनात निर्माण करणारी ही कविता मला आवडली। और वो वाले लाइन तो मैंने बोला ही हूँ आपको, कविता खूप सुंदर शब्दात, सोप्या शब्दात लिहिलेली आहे। कविता वाचताना नजरेसमोर ते क्षण आपल्या नजरेसमोर येतात, म्हणून ही कविता मला खूप खूप आवडली किंवा फार फार आवडली। 4 शब्द देखते हैं। जिंदगी का मतलब है आयुष्य। गहान यानी लीज पे रखते ना, तारण, दारिद्र यानी दैन्य, रात्र मतलब रजनी। ओके, ये 4 जो है आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं। बाकी मीनिंग भी करना ज़रूरी है, याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। हो सकता है मीनिंग चेंज करे, यहाँ पे शब्द दूसरे दे वो, है ना। अब आते हैं हिरवगार झाडासारखं। ये कविता देखो कितने बार आई है। नवंबर 2020, सितंबर 2021, मार्च 2022, जुलाई 2023, 4 बार ये एग्जाम में आई हुई कविता है। काफी इंपॉर्टेंट कविता है। जॉर्ज लोपिस इसके कवि हैं। विषय क्या है कविता का? माणसाने आपले आयुष्य झाडासारखे जगावे
हा या कवितेचा विषय आहे, ऐसा आपको लिखने का है. ओके, ये सब छोड़ो. हे सूत्र या कवितेतून मांडले आहे, ये सब लिखने से बेहतर है आप क्या लिखो, माणसाने आपले आयुष्य झाडासारखे जगावे हा या कवितेचा विषय आहे. सिंपल भाषा में 2 लाइन दिए हुए. झाडांच्या पानावरून वहीच्या पानावर, झाड़ के पत्तों से यानी पेड़ के पत्तों से, वही वही यानी नोटबुक को कहा जाता है. अलगद उतरता दवाचे टपोरे थेंब, आहिस्ता से जो है उतर जाते हैं. दव दव बिंदु यानी ड्यू ड्रॉप को कहते हैं. टपोरे थे मोटे मोटे जो ड्रॉप्स हैं वो. अब यहाँ पे अर्थ लिखेंगे, माणसाने झाडासारखे प्रसन्न व हिरवेगार असावे असे कवी म्हणतो. ओके, सिंपल कर दिया, सांगता ना कट कर दो चलेगा. तो क्या कहते हैं कवि, इंसान को पेड़ की तरह हमेशा खुशहाल रहना चाहिए, हरा भरा रहना चाहिए. पहाटे पहाटे झाडाच्या पानावरून वहीच्या पानावर उतरलेले दवाचे थेंब कवीला जाणवतात. सुबह सुबह देखो पत्तों पे एक ड्यू ड्रॉप्स आपको दिखाई देता है. तो उस बात को याद करते हुए कवि यहाँ पे लिखते हैं कि पहाटे पहाटे झाडाच्या पानावरून वहीच्या पानावर उतरलेले दवाचे थेंब कवीला जाणवतात आणि त्याला कविता सुचते. और उसको कविता सूझती है, लिखने की कविता, उसको इंस्पिरेशन इससे मिलता है और वो देखकर एक कविता उसके मन में आ जाती है. ये बात यहाँ पे बताई गई है. सुबह सुबह के ड्यू ड्रॉप देखकर कविता उसको लिखने के लिए उसका मन किया. संदेश, कवी जॉर्ज लोपिस यांची मुक्त छंदात लिहिलेली ही कविता आहे. देखो संदेश में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि बाबा क्या कविता फ्री वर्स है वगैरह, छोड़ो. कविता का संदेश क्या है वो देखेंगे अपन, ठीक है. फिर भी जिसको लिखना है, जो याद कर सकता है वो लिखो. हाँ, क्या वेल एंड गुड उसको लिखने के लिए, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये कविता मुक्त छंदात लिहिलेली आहे. फ्री वर्स, मुक्त छंद यानी झाडाचे महत्व, झाडाची सहनशीलता, परोपकारी वृत्ती, झाड़ का यानी पेड़ का इंपॉर्टेंस. वो कैसे, कोई भी आओ उसको मारो, उसको तोड़ो, उसके ऊपर अगर आपने कुल्हाड़ी से मारा भी तो भी वो किसी को कुछ कहता नहीं है. सहनशील है, वो बर्दाश्त करने की बहुत ताकत है उसके अंदर. परोपकारी वृत्ति, दूसरों पे हमेशा एहसान करने का उसका नेचर है. संकटात थाम उभे राहण्याची जिद्द, कितना भी प्रॉब्लम्स आने दो, कैसी भी मुसीबत आने दो, तूफान आने दो, कुछ भी होने दो, पेड़ अपने जगह से हिलता नहीं है. अपनी जिद पे वो उधर ही खड़ा रहता है, यानी अपना जो इरादा किया हुआ है उससे हमें डगमगाना नहीं है. या गुणांचे महत्व या कवितेतून जाणवते. तो ये कविता से हमें ये इंपॉर्टेंस मालूम पड़ता है. कौन सा इंपॉर्टेंस, कि बाबा सहनशील होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए और किसी भी संकट में हमें अपने इरादे से डगमगाना नहीं चाहिए. माणसाने झाडासारखे प्रसन्न हिरवेगार असावे अशी शिकवण या कवितेतून मिळते, ही कविता देते. ऐसा भी लिख सकते हैं. मेन देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ उसने, माणसाने झाडासारखे प्रसन्न हिरवेगार असावे असा संदेश या कवितेतून मिळतो. ओके, मोस्ट इंपॉर्टंट इज दिस, ये लाइन आना ही चाहिए. माणसाने झाडासारखे प्रसन्न व हिरवेगार असावे अशी शिकवण ही कविता देते. नेक्स्ट क्या है भाई, कविता आवडण्याची वा न आवडण्याची कारणे. कविता क्यों पसंद हुई, आई या क्यों पसंद नहीं आई. देखो क्या कहते हैं, झाड़ हा निसर्गाचा एक घटक आहे. पेड़ जो है नेचर का एक हिस्सा है. तो वही लाइन पीछे वाली देखो, झाडाची परोपकारी वृत्ति, एहसान करने की उसका जो नेचर है, अविचल वृत्ति, अपने जगह से हिलता नहीं है. दानशूरता, और सबको जो है पेड़ जो है छांव देता है, फल देता है ना, ये सब उसकी परोपकार और दानशूरता है. आनंदी वृत्ती, हमेशा खुश रहता है. हे गुण मानवाने घ्यावेत असे ही कविता सांगते. देखो यही मैसेज पीछे भी दिया हुआ है, वही मैसेज यहाँ पे भी आप कॉपी कर सकते हो. विविध गुणांनी संपन्न असलेल्या वृक्षासारखे तुम्ही व्हा, हे सहजपणे सांगणारी ही कविता मला आवडते.
मेन लाइन ये वाली है कि ऐसे अलग अलग गुणों वाला जो पेड़ होता है उसके गुण हमें भी अपनाने चाहिए, ऐसा सिंपल भाषा में बोलने वाली ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है. सोपेपणाने शिकवण देण्याची ताकद या कवितेमध्ये आहे. सिंपल भाषा में बहुत कुछ सिखाने की ताकत इस कविता के अंदर है. अब देखते हैं अर्थ. व्रत, व्रत यानी वसा यानी कसम खाना. पक्षी, पक्षी यानी बर्ड, पाखरू. पान, पान यानी पत्ता जो पर्म कहते हैं इसको. अलगद, हळूच यानी स्लोली. आई होप ये कविता भी आपको समझ में आई. थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मैं क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है. नेक्स्ट देखते हैं भाई. स्वप्न करूं साकार. ये कविता भी देखो मार्च 20, 23, 24 और उसके बाद सितंबर 21 और 22. तो बहुत बार ये भी 5 बार आई है कविता. ओके. कवि हैं किशोर पाठक. विषय क्या है? देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न या कवितेत रेखाटले आहे. तो आप इतना लिखो, देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न हा या कवितेचा विषय आहे. अर्थ देखते हैं. या देशाच्या मातीवरती आमचा रे अधिकार. तो यहाँ पर क्या कहता है कवि? या भारत देशातील मातीवर आमचा हक्क आहे. इस भारत देश के मिट्टी पर हमारा अधिकार है. क्यों? मातृभूमीचे आम्ही सुपुत्र आहोत, क्योंकि हम इसके बेटे हैं. नव्या पिढीचे, नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार. तो नव्या येणाऱ्या तरुण पिढीचे व नवीन युगाचे स्वप्न आम्ही सिद्धीला नेऊ. तो हम लोग ये सपना साकार करने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं. ऐसा इस कविता का मतलब है. संदेश क्या मिल रहा है इस कविता से? या देशभक्ती पर गीतात देशाची कृषी संस्कृती, श्रम प्रतिष्ठा, एकात्मतेचे सामर्थ्य या मूल्यांचे महत्व अधोरेखित केले आहे. तो ये देशभक्ति पर कविता लिखी गई है. तो इसमें एग्रीकल्चर, हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, उसके बारे में, मेहनत के बारे में और हमारी यूनिटी के बारे में यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंस दिया गया है इस कविता के अंदर. भारतीयांचा या मातीवर हक्क आहे आणि नव्या पिढीचे. तो ये लाइन इम्पॉर्टंट है. यहाँ से मातीवर हक्क आहे आणि नव्या पिढीचे व नव्या युगाचे स्वप्न साकार करणे या कर्तव्याची जाणीव करून दिली आहे. ये सभी, ये इसके अंदर से संदेश ये मेन मिलता है कि हमें जो है नई पीढ़ी का स्वप्न साकार करना है और हमारे को जो है हमारे फर्ज निभाने हैं. ओके. नेक्स्ट है कविता आवडण्याची व ना आवडण्याची कारणे. या देशभक्ती पर गीतात नव्या पिढीचे, नव्या युगाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी कवीने मार्गदर्शन केले आहे. तो नई पीढ़ी का नया सपना पूरा करने के लिए यहाँ पे मार्गदर्शन यानी गाइडेंस किया हुआ है. हे करताना, ये करते टाइम कृषी संस्कृती, श्रम प्रतिष्ठा, एकात्मतेचे सामर्थ्य या मूल्यांचा पुरस्कार केला आहे. नवीन पिढीसाठी नवीन स्वप्ने साकार करण्याचा विचार मांडणारी ही कविता मला फार फार आवडली आहे. ओके. और मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो वाले लाइन जरूर लिखना. ही कविता अगदी सोप्या भाषेत, सुंदर भाषेत लिहिलेली आहे. कविता वाचताना ते दृश्य आपल्या नजरेसमोर येतात, म्हणून ही कविता मला फार फार आवडली. चक्र, चक्र का समानार्थी है चाक. तेज, प्रकाश. हस्त मतलब हाथ. अधिकार मतलब हक. तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स. इसके अलावा मुझे लगता है ऑक्शन भी हमें करना चाहिए. ऑक्शन भी एक जो है इम्पोर्टेंट कविता है, तो वो भी एक करनी चाहिए हमें. तो बाकी ये इम्पोर्टेंट कविताएं तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको. आई होप आपके 8 मार्क्स यहाँ पे इजीली कवर हो जाएंगे और आई होप इसका ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा और कविता समझने में और क्या इम्पोर्टेंस इसमें लिखना है, ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आई होप आपको समझ में आया होगा. और दूसरा, आपको किस पे वीडियो चाहिए आप एक कमेंट में बताइए, ज़रूर मैं आगे का वीडियो इस पे
बनाऊंगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और भी आपके जो इंग्लिश मीडियम के फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।